मनोहर सरकार तरक्की अपार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर की सरकार का 9 साल का कार्यकाल स्वर्णिम रहा और इन 9 सालों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणवी तथा सबका साथ सबका विकास की नीति पर चलते हुए पूरे प्रदेश का एक समान सर्वांगीण विकास किया है। और इन सालों में बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र के अधिकतर वादे पूरे कर दिए और जो वादे अभी पूरे होने बाकी हैं उन्हें मुख्यमंत्री जल्द ही पूरा करेंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि मनोहर सरकार का अभी तक का कार्यकाल प्रदेश को अपार तरक्की देने वाला रहा। क्या है मनोहर सरकार की खासियत और कैसे लोगों को लाभ मिल रहा है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदेश के सिविल सचिवालय में अधिकारियों और अन्य लोगों की एक सभा को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई। सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और देश के पहले गृह मंत्री और भारत के लौह पुरुष के रूप में प्रसिद्ध पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए खट्टर ने कहा कि 560 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने में उनकी अहम भूमिका थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल बड़ा उन्होंने काम किया। भाई बहनों, देश जब आजाद हुआ तो उस समय हमको जानकारी है छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ है देश। उन्होंने सारे देश में घूम करके 562 रियासतों को एक सूत्र में पिरो करके भारतीय संविधान के भाई बहनों, इसलिए उस लौह पुरुष के जन्मदिन पर आज हम यहाँ ये रन फॉर यूनिटी ये करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि पटेल ने पहले 562 रियासतों को एक सूत्र में पिरोया और 3 रियासतें रह गई थी। उनके प्रयासों से हैदराबाद और जूनागढ़ को भी सफलतापूर्वक भारत संघ का हिस्सा बना दिया गया था। जहां एक और हैदराबाद और जूनागढ़ को भारतीय संघ में शामिल करने का काम पटेल को सौंपा गया था, वो जम्मू कश्मीर को इसका हिस्सा बनाने की जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू को दी गई थी। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के कारण अब तक तत्कालीन राज्य का भारतीय संघ के साथ पूर्ण एकीकरण नहीं हो सका था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के निर्णय लेने के साथ ही शेष कार्य भी पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए खुद को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच इस संदेश को फैलाने का भी प्रयास करूंगा। मैं अपने देश के एकीकरण की भावना के साथ ये शपथ लेता हूं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता और कार्यों से संभव हुआ है। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान देने का भी पूरा तरह से संकल्पित हूं। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में आज लाखों करोड़ों की संख्या के अंदर सब मिलकर के, चाहे महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, सब इस समय ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आज की एक दौड़ कोई दौड़ नहीं है, ये एक संदेश है। ये संदेश है देश की एकता और अखंडता का। आज हम बाद में संकल्प भी लेंगे। हमारा देश बहुत कुर्बानियों के बाद आजाद हुआ। इस देश को तोड़ने की कोई नजर टेढ़ी नजर से देखे, उसका मुकाबला करने के लिए उसकी आंखों में आंख डाल करके कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। देश की एकता को नहीं टूटने देंगे। मित्रों, भाइयों, बहनों, पटेल की 144वीं जयंती, जिसे हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, पर पंचकुला में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने भारत के पहले गृह मंत्री को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। देश की एकता के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों की सराहना करते हुए
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर को भारत संघ के साथ पूरी तरह से एकीकृत करके उनके सपने को पूरा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। आजादी के समय जब देश 550 से अधिक रियासतों में बटा हुआ था, तब सरकार पटेल ने 562 रियासतों का एकीकरण कर एक ऐसी मिसाल कायम की थी जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी। आप सभी को देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए खुद को समर्पित करना चाहिए और इस संदेश को सभी देशवासियों के बीच फैलाने का प्रयास करना चाहिए। आज के हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी उस लौह पुरुष से कम नहीं है जिन्होंने इस देश की एकता को तोड़ने के लिए जम्मू कश्मीर में बैठी ताकतें उनको त्रास किया और धारा 370 और 35A को उसी प्रकार से समाप्त किया जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में किया था। इस भावना को सरदार वल्लभ भाई पटेल उनकी अमरता को बनाए रखने के लिए और नरेंद्र भाई मोदी ने इतना बड़ा एक संदेश देने वाला एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के अंदर हमको मालूम ये बनाया है और उस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का ऐसा मैं तो सुन गया हूँ, देख के आया हूँ। देखते ही बनता है उस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। एकता की मूर्ति 240 मीटर ऊंची है वो मूर्ति भाइयों बहनों। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार को बीती 26 अक्टूबर को 9 साल पूरे हो गए हैं। 1 नवंबर को हरियाणा दिवस है और इन दोनों ही उपलक्ष्य में 2 नवंबर को जीटी रोड पर करनाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली रखी गई है। अंत्योदय सम्मेलन के रूप में इस रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी 9 साल की सरकार के कार्यकाल का हिसाब किताब प्रदेश की जनता को देंगे, वहीं भविष्य की योजनाओं की भी जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री इस दिन जन कल्याण के कई फैसले ले सकते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विकास की योजनाओं का लोकार्पण कर सकते हैं। बीजेपी के 9 साल के कार्यकाल में विपक्ष के पास एक भी ऐसा मुद्दा नहीं था जिसे लेकर वो ठोस और तथ्यों पर बात कर सके। मुख्यमंत्री ने विकास के इतने काम किए हैं कि विपक्ष के पास सिर्फ गाल बजाने के अलावा कोई काम नहीं रह गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 9 सालों में विपक्ष की राजनीतिक दुकानों पर ताले लटका दिए। उन्होंने कांग्रेस सरकार में चलने वाले CLU प्रॉपर्टी डीलिंग और नौकरियों की बिक्री के धंधे पूरी तरह से रोक लगा दी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को सबसे पहले अपने राज्य में लागू किया। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की ओर विस्तार कर प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना को धरातल पर उतारा। कहने को विपक्ष ने INDIA के नाम पर गठबंधन किया और गठबंधन बनाया, लेकिन कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इनेलो तीनों ने एक दूसरे के कपड़े फाड़ने की नौबत आ रही है। प्रदेश की जनता को भरोसा है कि केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी और हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही स्थिर सरकार दे सकते हैं। 28 अक्टूबर को पंचकुला में प्रदेश भर के अनुसूचित समाज के लोक कल्याणकारी फैसलों के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया था। एक ओर जहां राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत है, तो वहीं राज्य सरकार अंत्योदय के कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। बीते दिवस हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि हमारी सरकार कभी जाति की राजनीति नहीं करती। हमारी सरकार सदैव अंत्योदय के कल्याण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में अभूतपूर्व विकास हुआ और हरियाणा एक ही हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए बिना भेदभाव के प्रदेश में हर क्षेत्र में एक समान विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रोहतक में नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष के पद ग्रहण समारोह के उपरांत मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा था कि अब तक प्रदेश बीजेपी के सभी 13 अध्यक्षों ने पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य किया। पार्टी द्वारा सांसद नायब सैनी सिंह को अब प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है, जिनके नेतृत्व में संगठन और मजबूत होगा। उन्होंने ये भी कहा कि आज सभी कार्यकर्ताओं ने पार्टी को और मजबूत करने का संकल्प लिया। भविष्य में होने वाले चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए कड़ी मेहनत की जाएगी।
हरियाणा विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय करीब 2.95 लाख रुपए है, जो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में लगभग दोगुनी है। मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की थी। उन्होंने कहा था कि हरियाणा आज विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। जीएसटी के तहत प्रदेश में अन्य बड़े प्रदेशों की तुलना में ज्यादा धन संग्रह हुआ है। ये दर्शाता है कि हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में विकास की गति को बढ़ाया है और आज हर वर्ग खुशहाल है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बीते रविवार को सिरसा प्रवास पर थे और अपने इस मैराथन दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने जहां विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए राहत के अनेक पैगाम दिए थे, वहीं सिरसा के लोगों की अनेक जिज्ञासाओं को भी पूरा करने का काम किया था। कई ऐसी घोषणाएं की जिससे सिरसा के लोगों का दिल बाग बाग हो गया। ऑटो मार्केट की वर्षों पुरानी ऐसी समस्याओं को हल करने का मार्ग प्रशस्त कर गए जो वर्षों से अधर में लटकी थी। मुख्यमंत्री राधा स्वामी सत्संग सिकंदरपुर में धार्मिक यात्रा पर आए थे। यहां उन्होंने राधा स्वामी डेरा के गद्दे नशीना बाबा गुरविंद्र सिंह ढिल्लू से 45 मिनट अकेले में बातचीत की और सत्संग सुना। मुख्यमंत्री सिकंदरपुर में लगभग 3 घंटे तक रहे थे। उन्होंने दौरे में लोगों में इस बात का असर पुख्ता कर दिया था कि मुख्यमंत्री जो भी बात करते हैं या कोई भी मसला उनके ध्यानार्थ आता है तो वो तारीख पर तारीख नहीं देते बल्कि ऑन द स्पॉट फैसला करते हैं। ऑटो मार्केट के व्यापारियों के लिए रविवार का दिन राहत भरा रहा था। ऑटो मार्केट के व्यापारियों की मांगों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रमुखता से लेते हुए समाधान करने के अधिकारियों को आदेश दिए थे। मुख्यमंत्री ने कहा था कि 1997 और 98 में ऑटो मार्केट सिरसा से ली गई 70 लाख रुपए की राशि बैंक ब्याज सहित लौटाई जाएगी, जो 5 करोड़ रुपए से अधिक बनती है। ऑटो मार्केट में दुकानें, पेट्रोल पंप, सर्विस स्टेशन, रेस्टोरेंट आदि के लिए निर्धारित भूमि अलॉट करके भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की थी कि ऐसा लग रहा था कि वो सिरसा के लिए विशेष तौर पर घोषणाएं करने के लिए आए थे, क्योंकि अपने लगभग 48 मिनट के हवाई सफर के दौरान मुख्यमंत्री ने रास्ते में ही अधिकारियों से तमाम मामलों को लेकर फीडबैक लिया था। मुख्यमंत्री ने ऑटो मार्केट में 7 करोड़ रुपए की लागत से 210 नई दुकानों का निर्माण करवाकर नीलामी द्वारा उन दुकानों को अलॉट करने का ऐलान किया और ये दुकानें केवल उन्हीं लोगों को वितरित की जाएंगी जो लोग इसी सेक्टर से जुड़े क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑटो मार्केट में 2 सर्विस स्टेशन और रेस्टोरेंट के लिए भी जगह निर्धारित की गई है। इस भूमि को भी नीलामी के जरिए बेचा जाएगा, जिससे अर्जित आय और रेवेन्यू भी ऑटो मार्केट को मिलने के संकेत हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज मेरा कोई बहुत विधिवत कार्यक्रम तो सिरसा का नहीं था। सिकंदरपुर जो अपने सत्संग चल रहा है राधा स्वामी सत्संग, तो वहां से मुझे एक निमंत्रण गया था, बहुत आग्रह पूर्वक निमंत्रण था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 29 तारीख को आऊंगा। 1 घंटा वहां लगा के मैंने कहा चलो शहर का एक दौरा लगाते हैं। उस नाते से अनाज मंडी में भी आना हुआ है। 2-3 मांगे हमारे मंडी के प्रधान ने रखी हैं। मुझे भी समझ में आया कि हाँ, ये वास्तव में इनको कठिनाइयां हैं। उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक तो ये था कि मैं ले जाकर के चंडीगढ़ अधिकारियों को बैठाता, फिर उसके बाद सहमति बनती पर करना। लेकिन जिस प्रकार की कठिनाइयां थी मुझे ध्यान में आ गया। एक तो ये है कि जितनी मंडियां हैं, चाहे ये मेन मंडी है, चाहे वो एक्सटेंडेड 1, 2, 3, 4 कई तरह की मंडियां यहाँ है, चाहे सब्जी मंडी भी साथ लगती हुई है, वो अलग है। दूसरी कौन सी है? लक्कड़ मंडी, वो अलग है। तब ये अनाज मंडियों का सारा ग्रुप कहीं ना कहीं इसकी समस्याएं जो है वो कॉमन है। इनको इन समस्याओं को हल करने के लिए एक तो हमने कहा है कि अब सारी मंडियां मार्केट कमेटी के अंदर ही रहेंगी। मार्केटिंग बोर्ड जो है वो भी अपने अंदर इसको रखेंगे। मेंटेनेंस का विषय भी उन्हीं के जिम्मे लगाएंगे। वास्तव में मेंटेनेंस क्यों नहीं हो पाती ऐसे स्थानों की? हमको ये लगता है कि जो हमारा हाउस टैक्स है या प्रॉपर्टी टैक्स है, साल में एक बार म्यूनिसिपैलिटी ले लेती है। म्यूनिसिपैलिटी वो इसके बदले में नहीं लेती है जो हमारी सेवाएं होती है, चाहे स्वच्छता है, चाहे सीवरेज है, चाहे पानी की बात है, चाहे और कोई मेंटेनेंस की चीजें हैं, वो अलग होती है। उनका प्रॉपर्टी टैक्स का मतलब तो सारे शहर की प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स एक प्रावधान किया, सबसे लेना ही लेना है। लेकिन जो सेवाएं होती है उसके मेंटेनेंस चार्जेस अलग होते हैं। तो ये मेंटेनेंस चार्जेस अभी कोई यहाँ से लेता नहीं, इसलिए लापरवाही है।
उस लापरवाही को दूर करने के लिए हमने प्रधान जी को कहा कि थोड़ा बहुत मेंटेनेंस चार्ज वो कहते हैं हाँ जो सिस्टम बनेगा सारे हरियाणा का हम देंगे। उन्होंने ऑटो मार्केट में नगर परिषद द्वारा करीब 1 एकड़ भूमि पर बनी 36 दुकानों को कलेक्टर रेट के हिसाब से ऑटो मार्केट को ट्रांसफर किए जाने की घोषणा करके ऑटो मार्केट में कारोबार करने वालों का दिल जीत लिया। ये पहला मौका था जब बिना किसी पब्लिक मीटिंग के मुख्यमंत्री ने ऑटो मार्केट की 38 साल पुरानी समस्या का एकदम से मौके पर ही हल कर दिया। और अतीत में कई सरकारें आई गई मगर किसी भी मुख्यमंत्री ने इस स्तर पर सिरसा के लिए काम नहीं किया। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया।